गुड मॉर्निंग बड़े बच्चों। आज आइए हम आप लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं बैंकिंग का, जिसका शीर्षक है बैंकों के पूंजी का स्रोत, सोर्स ऑफ कैपिटल ऑफ बैंक। यानी बैंक के पास पैसा आता कहाँ से है, जो हमारे बैंक हैं वो धन कहाँ से लाते हैं, उनके धन का स्रोत क्या क्या है, इस विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सब लोग बैंक के बारे में जानते हैं, बैंक वह संस्था है जो लोगों की जमाएं स्वीकार करती है और ऋण प्रदान करती है। तो ऋण तभी प्रदान करेगी जब उसके पास कोष होगा, यानी उसके पास जब धन होगा तभी वो किसी को ऋण दे सकती है। तो फिर इसके लिए उस क्या क्या कर सकती है, कौन कौन से साधन हैं जिससे वो अपने आय को बढ़ा सकती है। तो इसमें पहला आपका साधन है अंश पूंजी, शेयर कैपिटल। दूसरा है जमाएं, जिसको निक्षेप कहते हैं, या डिपॉजिट, यानी कि जो जनता खाता उसमें खोलती है वो जमाएं। फिर आगे आता है साख का निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन आपका उधार से उधार की बातें होती हैं, उसको बढ़ाया जाता है। जो ये जमाएं होती है डिपॉजिट्स के सहारे के आधार पर क्रेडिट क्रिएशन होता है। फिर आता है आरक्षित निधि, रिजर्व फंड। बैंक के पास कुछ रिजर्व फंड होते हैं, उसकी बात करेंगे। फिर आता है ऋण, लोन। बैंक तमाम संस्थाओं से जगह जगह से लोन उधार लेती है और वो एक आय का उनका बहुत बड़ा साधन होता है। तो आइए बात करते हैं करके। तो जहां तक हमारा अंश पूंजी की बात है, शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल, शेयर से कि सबको बैंक, जो हमारे वाणिज्यिक बैंक है या कमर्शियल बैंक, जो बैंकों के प्रकार हम लोग पढ़े थे, बैंक जो ये हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं, ये संयुक्त पूंजी उपक्रम होते हैं। यानी कि इसमें लोगों के धन को लगाया जाता है, यानी कि किसी एक व्यक्ति को ओनरशिप में नहीं रहते हैं। ये शेयर जारी करते हैं, जनता उसमें पैसा लगाती है, इसको बैंकिंग शेयर करते हैं, और उस पैसे से बैंक का आय, एक कोष निर्मित होता है, उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। तो जो हमारे अंशधारी हैं उनके पैसे क्या कैसे, इसमें कई ऐसे शब्द आएंगे आपको जिसको आपको जानना आवश्यक है, जिसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। जैसे कि पहला इसमें है अधिकृत या पंजीकृत पूंजी, ऑथराइज कैपिटल जिसको बोलते हैं, अधिकृत या पंजीकृत पूंजी, ऑथराइज कैपिटल। फिर दूसरा है निर्गमित पूंजी, इशूड कैपिटल। तीसरा है फिर प्रार्थित पूंजी, सब्सक्राइब कैपिटल। चौथा है चुकता या प्रदत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल। क्या होता है कि जब कोई कंपनी, कोई बैंक, मतलब कंपनी वर्क हो, फिर बैंक की संरचना करना किस लिए निर्णय लिया गया कि एक बैंक स्थापित किया जाएगा, तो वो तय कर लेते हैं पहले से कि हमारे बैंक की जो स्ट्रेंथ होगा, मतलब जो हमारी कैपेसिटी होगी वो कितने करोड़ की होगी। तो एज्यूम कर लिया था कि ठीक है, हम 1000 करोड़ रुपए का बैंकिंग सेक्टर डेवलप करेंगे, बैंक अपना एक विकसित करेंगे। तो वो उनका जो है एक और वो आरबीआई द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है, उनको दिया जाता है कि ठीक है, हम जो है हमारी ऑथराइज या पंजीकृत या अधिकृत जो पूंजी हमारी होगी वो 1000 करोड़ की होगी। ठीक, अब चूंकि बैंक ने ये मान लिया कि हम इतना बड़ा काम करेंगे, जैसे आप बात करें इस तरह से कि बैंक ने कहा कि हम जो है ये हमारी पूरी जो है अधिकृत पूंजी हो गई या पंजीकृत पूंजी। तो इसमें से क्या करते हैं कि बैंक अपना कुछ हिस्सा ही ये छोड़ देते हैं, इसको फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, हम इतने पे ही काम करते हैं। जैसे हम ये मान के चलते हैं कि हम जो है किसी भी सब्जेक्ट में 100 में 100 नंबर लेकर आएंगे, तो ठीक, अच्छी बात है। लेकिन हम पढ़ना कैसे शुरू करते हैं, टुकड़ों में बांट करके, हाँ ये चैप्टर तैयार कर लेंगे इतना नंबर का होगा, ये चैप्टर तैयार करेंगे इतना नंबर का होगा, इस तरह से करके करते हैं। तो फिर ये शेयर जारी करते हैं, पूरी जो जितनी इनकी कैपेसिटी होती है उसका एक हिस्सा, यानी कि आधा कर सकते हैं, आधा कुछ ज्यादा ही, ये आपका निर्गमित पूंजी होता है, इशूड कैपिटल। शेयर जारी करते हैं, शेयर जारी हो गया, मार्केट में शेयर आ गया, तो जरूरी नहीं है कि सब लोग जो है इस पूरे शेयर को खरीद ही ले, तो उसमें से हो सकता है कि इतना हिस्सा न खरीदें। अब इतना हिस्सा ही ये प्रार्थित है, सब्सक्राइब किया गया, इतना हिस्सा ही सब्सक्राइब किया गया। अब लोगों ने बैंक का शेयर खरीद लिया, तो बैंक कहता है ना, हमको इतनी जरूरत नहीं है, हमको बस इतने की जरूरत है, यानी कि
अब हम बैंकिंग बिजनेस अपना इतने से शुरू करेंगे, इसको हम पेड अप कैपिटल कर देंगे। यानी कि ये अगर हम इसको कहें तो ये टोटल हमारा जो हिस्सा यहां से यहां तक है ये हमारा ए है, यानी कि अधिकृत पूंजी। और फिर यहां से लेकर के यहां तक जो है ये हमारा बी है, यानी कि निर्गमित पूंजी, इशूड कैपिटल। और ये जो यहां से यहां तक का हिस्सा हमारा है ये क्या है, ये सी अगर करते हैं इसको यहां से यहां तक, तो ये हो जाएगा हमारा प्राप्ति सब्सक्राइब कैपिटल। और फाइनली जो बचता है आपका ये हिस्सा, ये डी हमारा है, यानी कि चुकता पेड अप कैपिटल। तो हम समझते हैं कि इन सारी छोटी छोटी थोड़ी सी जानकारी से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। बुक में और जो मैटर में दिया हूं उसमें सारा चीज डिटेल है, उसको आप पढ़ लेंगे। तो ये हो गया हमारा शेयर कैपिटल, अंश पूंजी, जो कि एक बैंक का आय का सबसे बड़ा साधन होता है, शेयर कैपिटल। फिर आगे आते हैं दूसरा, जमाएं, डिपॉजिट सब लोग पता है कि बैंक में जो भी खाता खोलता है व्यक्ति वो कुछ न अपनी बचत को उसमें रखता है। तो ये भी एक बैंक के आय का दूसरा बहुत प्रमुख साधन होता है, लोगों की जमाएं। और बैंक में जो जमाएं स्वीकार होते हैं उसके लिए बैंकों द्वारा खाते खोले जाते हैं, जो कई प्रकार के खाते होते हैं। हालांकि हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, कक्षा 10 में भी पढ़े हैं डिटेल में, और चीजें तमाम लोगों के क्लियर हुआ कि बैंक द्वारा 5 प्रकार के खाते खोले जाते हैं। कौन कौन से हैं तो आप लोग हमारे साथ बोलिए। पहला चालू खाता, दूसरा बचत खाता, तीसरा सावधि जमा खाता, चौथा आवर्ती जमा खाता, पांचवा घरेलू गुल्लक या घरेलू बचत खाता। ठीक, और आप लोगों के दिमाग में समझता हूं कि चल रहा होगा कि हाँ ये इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें सारा डिटेल पता होगा। मुझे अच्छी तरह विश्वास है कि आप लोग जो है इन चीजों को अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्हीं सब बातों का है। पहला आपका चालू खाता होगा करेंट अकाउंट, सेविंग बचत खाता सेविंग अकाउंट, सावधि जमा खाता फिक्स डिपॉजिट, आवर्ती जमा खाता रिकरिंग डिपॉजिट, घरेलू बचत खाता या घरेलू गोलक खाता जिसको बोलते हैं होम सेविंग अकाउंट। तो ये सारी चीजें हैं, आपने किया है। फिर भी एक बार सरसरी तौर पे बात कर लेते हैं करंट अकाउंट आमतौर पे व्यापारियों के लिए खाते खोले जाते हैं। इसमें दिन में कई बार ट्रांजैक्शन किया जा सकता है और इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। यानी ब्याज से जो भी व्यक्ति या जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठान संस्थान करंट खाता खोलती है और वो अपना लेन देन कई बार करते रहते हैं, इसके रखरखाव के लिए इसमें जो भी धन होता है उस पर बैंक द्वारा कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता, बल्कि हो सकता है कुछ बैंक द्वारा इस पे कुछ चार्जेस लिया जा सकता है। हालांकि आमतौर पर क्योंकि बैंकों की प्रतियोगिता को देखते हुए ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन वो ले सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। और दूसरा आता है सेविंग अकाउंट सभी लोगों के लिए आमतौर पर बचत, जो छोटे छोटे बचत होते हैं वो सबके लिए खोला जाता है और इस पे एक निश्चित दर से ब्याज मिलता है। इसमें धन निकासी का एक लिमिट होता है, बहुत आप लेन देन नहीं कर सकते हैं। बचत खाता के बारे में सभी लोगों के पास एक अपना खुद का बचत खाता होगा, तो सब लोगों को पता होगा कि बचत खाता क्या है। ठीक है, आगे आता है सावधि जमा खाता फिक्स डिपॉजिट। ये भी होता है अपने धन को, जो अतिरिक्त धन होता है उसको साल भर के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इस तरह के फिक्स डिपॉजिट किया था। यानी कि उस धन को उस साल के लिए लॉक कर दिया जाता है। बैंक में खाता खोलो, इस पे ब्याज की दर अधिक होती है, क्योंकि बैंक को भी पता है कि ये जो है पैसा मेरे पास जो आ गया है, ये जो जिसने भी जमा किया है ये 5 साल बाद पैसा निकालेगा, तो वो कहीं और पैसा लगा सकते हैं। जब बैंक कहीं और किसी को पैसा देता है, यही उसका इनकम है। यानी कि आपके पैसा लिया और किसी और को दे दिया, आपको 10% दे रहा है तो किसी और को 12% में दिया रहेगा, वही 2% का उसका जो बिजनेस हो जाता है। तो ये हो गया हमारा फिक्स डिपॉजिट। फिर आता है आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा मतलब रेकरिंग। आप इसका एक फिक्स टाइम होता है कि आपने मान लीजिए 1000 रुपए का एक खाता खुलवा लिया कि मैं हर महीने 1000 रुपए जमा करूंगा, आपको हर महीने आपको उसमें जमा करना होगा। उसको हम लोग आवर्ती जमा खाता या रेकरिंग अकाउंट कहते हैं। ये 500 के गुणक में खुल जाता है। आप मासिक जमा कर सकते हैं, पाक्षिक जमा कर सकते हैं, या फिर छमाही जमा कर सकते हैं, तिमाही, जब भी इस तरह का सिस्टम बनाते हैं बैंक से आप बात करके उसको कर सकते हैं। फिर आता है घरेलू बचत खाता, जहां पे हमारे बैंक की बैंकिंग का विकास बहुत नहीं है ग्रामीण इलाकों में, तो बैंक क्या करता है कि उपभोक्ता को एक बॉक्स दे देता है, ताला लगा, बैंक का ताला लगता है, वो उपभोक्ता नहीं खोलता। जिस तरह से आप गुल्लक रखते हैं घरों में, उसी तरह से बैंक गुल्लक आपको देता है।
और अपना बचत उसमें करते रहते हैं, जमा छोटा 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 रखते रहते हैं। और फिर महीने में आप एक दिन निश्चित होता है, आप जाएंगे बैंक में, बैंक उसको ताला खोलेगा, पैसा निकालेगा, जितना पैसा होता है वो आपके सिंपल बचत खाते में उसको जो है डाल देगा। यानी कि जो भी आपका बचत खाता होता है उसमें डिपॉजिट करता है। इसके लिए कोई खाता, आपका घरेलू खाता वो अकाउंट रहेगा, उसमें वो पैसा ट्रांसफर करता है। फिर आप जो है अपना गुल्लक लेके घर चले आएंगे बॉक्स, और फिर जो है महीने भर आप उसमें इकट्ठा कर देंगे, जब फिर जाएंगे वहां पे फिर जमा करा सकते हैं। तो इस तरह का एक सिस्टम बन जाता है। तो ये हो गया हमारे डिपॉजिट, बैंकों का आय का स्रोत। तो ये विभिन्न माध्यमों से पैसा बैंक के पास चला जाता है। फिर आते हैं तीसरा, साख का निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा है इसका, और इसके लिए आपके कक्षा 12 के सिलेबस में पूरा चैप्टर है और पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कैसे किया था। फिलहाल के लिए बस इतना जान लीजिए कि ये जो जमाएं होती हैं बैंक, मान लीजिए कि बैंक के पास 1000 रुपए, 10,000 रुपए है, तो वो क्या करता है कि इस 10,000 रुपए को चाहे तो 1 लाख रुपया बना सकता है। ये 10,000 रुपए 10 लोगों को बांटेगा, 10 गुणित 10 अगर कर दें तो हो जाएगा हमारा, कितना हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपया तैयार हो गया। यानी कि 10,000 रुपए को 10 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अब लग रहा हो कैसे कर लेगा ये काम। 10,000 रुपया बैंक के पास है, वो 10 लोगों को कैसे दे सकता है। तो बैंक ये मान के चलता है कि जब मान लीजिए ABCD 1 2 3 4 करके 10 लोगों का है, तो 10 लोगों में से मान के चलता है कि सबके खाते में वो जो है 10,000 रुपया डाल देगा। और ये माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति पूरा पैसा एक साथ नहीं निकालता है, जिसकी उसकी जितनी जरूरत होती है उतना। जैसे मान लीजिए किसी को मकान बनाने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो क्या 10 लाख रुपए एक ही दिन में लग जाएगा मकान में? नहीं, थोड़ा थोड़ा लगता है, धीरे धीरे मकान बनवाता है। 1,000 रुपया, 2,000, 4,000, 5,000 इस तरह निकालेगा। तो वो जो है, ये बैंक ये मान के चलता है, लोगों की टेंडेंसी को पकड़ता है कि लोगों के कैश विड्रॉल करने की क्या हैबिट है। उस हिसाब से क्या करता है कि वो 10,000 रुपए को 10 लोगों को खाते में डाल देगा। इस तरह से उसने 1 लाख रुपया ऋण के रूप में बांट दिया। तो यही हो गया क्रेडिट की साख का निर्माण हो गया। 10,000 को उसने 1 लाख में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से आता है, बैंक अपनी जमाओं की सहायता से साख निर्माण करता है। साख का निर्माण बैंकों के लाभ का प्रमुख साधन है। यानी कि ये उनके, इससे जो क्या होता है, वो 10,000 रुपए खाते में डालेगा, पैसा उससे लेता है, ब्याज लेगा। फिर आ गया साख निर्माण, खाता धारकों के बैंक व्यवहार पर निर्भर करता है। उनका बैंक पर विश्वास यह तय करता है कि बैंक अपनी जमा पर कितना साख का निर्माण करे। यानी कि एक चीज और होता है, जैसे कि लोगों की बैंकिंग हैबिट क्या है, या लोगों की बैंक के प्रति साख क्या है। अगर लोगों को विश्वास होगा तभी उसमें पैसे डिपॉजिट करेंगे और तभी उससे ऋण लेंगे। अब मान लीजिए कि अगर बैंक को जनता में आ जाए कि हमने जो उससे उधार लिया 10,000 रुपए, वो हो सकता है 9 दे कल को, तो हम आज ही जाकर के जैसे उधार लिया उसने हमारे खाते में 10,000 पूरा पैसा निकाल लेंगे। तो क्या होता है, तो फिर ये साख निर्माण जो है फेल हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे कि जब तक बैंक का विश्वास जनता बना रहता है, उतना ही ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होता है। जितना बैंक का विश्वास होगा उतने ज्यादा साख का निर्माण कर सकता है। ठीक, आगे आता है आरक्षी निधि, रिजर्व कोष। भारतीय बैंकिंग अधिनियम की धारा 17 के अनुसार यह कहा गया है कि बैंक अपने कुल लाभ का सारा हिस्सा जो अपने शेयर धारकों में लाभांश के रूप में नहीं बांट देगा। जैसे हमने बात किया शेयर कैपिटल जो व्यक्ति बैंक में पैसा लगाया, ऐसा नहीं बैंक ने लाभ कमाया सारा पैसा इनको नहीं बांट देगा। उसमें से 20%, यानी 100 रुपए कमाते हैं तो 20 रुपया आपको रिजर्व कोष में रखना अनिवार्य है। ये भारतीय बैंकिंग धारा का 17 के अनुसार आपने अगर 100 रुपया लाभ कमाया तो उसमें से 20 रुपया रिजर्व कोष में रखेंगे। तो ये भी एक बैंक का फंड हो जाता है, एक आय हो जाती है। ठीक, फिर आगे चलते हैं ऋण जो है, बैंक जैसे है लोगों को पैसा दे रही है, उसी तरह से बैंकों का बैंक RBI है, केंद्रीय बैंक, उससे वो लेता है पैसा, सरकार से पैसा लेता है, तमाम तरह की वित्तीय संस्थाएं हैं उनसे पैसा लेता है, और एक बैंक दूसरे बैंक से भी पैसा लेता है। और वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जिसको हम काल मनी कहते हैं। यानी कि जो अन्य बैंकों की राशि जो काल मनी के रूप में, यानी कि हम वो कहता है कि आप मुझे पैसा दे, तो एक बैंक दूसरे बैंक से कहता है, मान लो कि बैंक का बड़ौदा भारतीय स्टेट बैंक से कहेगा मुझे जरा आज 1 लाख रुपया दे दीजिए, जब आप कहेंगे तुरंत दे दूंगा। तो ठीक है, आज उसने दिया, कल पहुंचा दे।
10 दिन में, 15 दिन में, सप्ताह में, जब भी उसकी जरूरत होगी तुरंत कहेगा तुरंत। यानी इसको हम कॉल मनी करते हैं। इस तरह से ऋण होता है और उस पर नॉमिनल ब्याज ले लेते हैं। और अन्य संस्थाओं से, जब बताया, केंद्रीय बैंक से ले सकते हैं, सरकार से ले लेते हैं, तमाम ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जैसे कि यूटीआई की बात, लोगों के छोटे छोटे पैसे जमा करके उन्होंने कोष बनाया, तो अब कोष क्या करें, कहीं ना कहीं लगाना है, तो बैंक का हमको पैसा दे दो, हम तुमको ब्याज दे देके, तो ठीक है लो, इस तरह की चीजें हो जाती है। तो आज हम लोगों ने क्या बात किया, बैंकों के पूंजी का स्रोत, सोर्स ऑफ कैपिटल ऑफ बैंक, उसमें आया शेयर, डिपॉजिट, क्रेडिट निर्माण, रिजर्व फंड और लोन, और फिर बैंकों के प्रकार के बारे में बात कर लिए। तो हम समझते हैं कि इसको आप लोग एक बार और ध्यान से सुनिए, पढ़िए, समझिए, फिर आगे बात करेंगे।